Good morning. Today is 1st of March 2017 and we are going to discuss the articles of The Hindu. सबसे पहले नजर डालते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला जो आर्टिकल है भारत और चाइना के संबंधों से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसे हम डिस्कस करेंगे। और नीचे का जो आर्टिकल है टेलीकॉम सेक्टर में काफी उथल पुथल मच गई है। रिलायंस जियो की एंट्री के बाद में काफी मर्जर्स और एक्विजिशन देखने को मिल रहे हैं टेलीकॉम सेक्टर में, तो इसे भी हम डिस्कस करेंगे। काफी अहम मुद्दे इसमें है। बीच का जो आर्टिकल है वो यूनिवर्सल बेसिक इनकम के बारे में है, यूबीआई के बारे में। काफ़ी कुछ हमने इससे रिलेटेड डिस्कस किया है। इस आर्टिकल से भी हम जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इकोनॉमिक सर्वे में जो चैप्टर है उस पर टिप्पणी की गई है इस आर्टिकल में, तो उन पॉइंट्स को हम एक्सट्रैक्ट करेंगे और आगे चलेंगे। आगे जाकर हम डिस्कस करेंगे मणिपुर से रिलेटेड मुद्दों को। हालांकि देखिए ये जो मुद्दे हैं वो इलेक्शन से रिलेटेड है, फिर भी 3-4 जो मुद्दे हैं वो इंपॉर्टेंट है, इन्हें हम डिस्कस करेंगे। बाद में ये बड़ा जो आर्टिकल है आर.एम. लोधा, ये पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। इनका इंटरव्यू है द हिंदू के साथ में, तो इन्होंने अपनी राय रखी है काफ़ी अहम मुद्दों पर, जैसे नेशनल एंथम, लोधा कमेटी यानी इनकी खुद की जो रिपोर्ट थी बीसीसीआई पे, उन 3-4 मुद्दों को हम डिस्कस करेंगे। नीचे का जो आर्टिकल है रवांडा एक कंट्री है अफ्रीका के अंदर में, और एक नरसंहार यानी जीनोसाइड रवांडा में हुआ था 1994 में। तुत्सी कम्युनिटी के काफ़ी लोग, 8 लाख लोग मारे गए थे उस नरसंहार में हुतू कम्युनिटी के द्वारा। बस 1-2 बातें पता होनी चाहिए, वो हम डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल में। यहाँ का जो आर्टिकल है ये आर्टिकल ज़्यादा अच्छा नहीं है। नोकिया 31D यानी नोकिया के जो पुराने फ़ोन्स होते हैं वो वापस आने लगे हैं, दोबारा से नोकिया उनको लॉन्च करने लगा है। पुराने लोग उसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, और पुराने लोग का मतलब नहीं, लेकिन कुछ लोग जिनको स्मार्टफोन से नफरत है काइंड ऑफ, वो लोग ज़्यादा इसको इस्तेमाल करते हैं, तो दोबारा से ये आने लगे हैं। उसके अलावा दैनिक ट्रिब्यून्स के भी हम 2 आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बैकग्राउंड डिस्कस करें इंडिया और चाइना के रिलेशंस में, तो हम पाएंगे कि 2016 का जो साल था इंडिया और चाइना के लिए, इनके रिश्तों में काफ़ी खटास आई, काफ़ी तलखी देखने को मिली। 3-4 जो मुद्दे थे अहम थे वो। सबसे पहला जो मुद्दा था, देखिए चाइना ने एक प्रकार से ब्लॉकेड क्रिएट किया। यूएस और काफ़ी सारे जो एनएसजी कंट्रीज़ के मेंबर्स हैं। एनएसजी किस लिए आई थी? देखिए एनएसजी आई थी 1974 में, इसलिए आई थी जिन देशों के पास में न्यूक्लियर फ्यूल है वो उन देशों को नहीं देंगे जिन्होंने एनपीटी साइन नहीं करी है, यानी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। ये 1968 में आई थी, और इसमें सिर्फ P5 कंट्रीज़ हैं, मतलब एनपीटी में जो न्यूक्लियर बम रख सकते हैं। P5 में आपको पता है कौन कौन है, फ्रांस है, यूके है, यूएस है, रशिया है और चाइना है। ये 5 कंट्री सिर्फ ये न्यूक्लियर बम रख सकते हैं, बाकी कोई नहीं रख सकता, एनपीटी ट्रीटी ने कहा था। जबकि इंडिया ने एनपीटी ट्रीटी साइन नहीं की थी, तो इसलिए हमें एनएसजी में एंट्री नहीं मिली, यानी जिन देशों के पास में फ्यूल है वो हमें फ्यूल नहीं दे सकते। और उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में यूएस के साथ में हमारा 2005 में इंडो यूएस न्यूक्लियर डील हुई। बाद में यूएस ने कहा कि ठीक है इंडिया को हम आपकी एंट्री करवा देंगे एनएसजी के अंदर ने। तो यूएस ने तो पूरा जोर लगाया एंट्री करवाने के लिए एनएसजी के अंदर में, लेकिन चाइना ने उसमें एक प्रकार से रोड़ा अटका दिया। और क्योंकि एनएसजी में तभी एंट्री इंडिया की हो सकती है कि जब सारे मेंबर्स सपोर्ट करें, जबकि चाइना विरोध करता है इंडिया की एंट्री का। तो पूरे साल चाइना ने विरोध किया, और एक मसूद अजहर जो एक आतंकवादी है जिसको ब्लैकलिस्ट करवाना चाहता है भारत, उस पर भी चाइना ने अपना रोड़ा अटकाया, बार बार वीटो किया। जब भी हम यूएन में ये रेजोल्यूशन पास करने की बात करते हैं तो चाइना उसको वीटो कर देता है। एक हमने अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण किया, उस पर भी चाइना ने विरोध किया, और चाइना ने कहा कि इंडिया यूएन के सैंक्शंस का एक प्रकार से उल्लंघन कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि इंडिया और चाइना के जो रिलेशंस हैं पिछले साल बिल्कुल भी अच्छे नहीं रहे। तो इसीलिए हमने एक नई शुरुआत करते हुए इस नए साल में हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं जयशंकर, वो चाइना की विजिट पर गए हुए हैं, ताकि बीती बातें यानी पिछले साल की बातों को भुला के एक नई सिरे से शुरुआत की जाए। और रिटोरिक जो है वो भी कम हो गया है इस पूरे मसले पर। चाइना जो कि पहले इस तरह की बात करता था कि इंडिया की एंट्री होगी एनएसजी के अंदर में तभी जब पूरा प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। प्रोसीजरल पे ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि देखिए प्रोसीजर की बात इसलिए करता है चाइना क्योंकि इंडिया ने एनपीटी साइन नहीं करी है, और उसमें साफ साफ लिखा गया है एनएसजी में कि एंट्री तभी मिलेगी जब आपने एनपीटी साइन किया है। तो चाइना प्रोसीजर पे जोर देता है। लेकिन अब जबकि जो रिश्तों की पटरी है दोबारा से ट्रैक पे आ गई है, तो चाइना ने भी इस बात पर बल देना कम कर दिया है। और ऊपर से देखिए इंडिया ने भी चाइना के जो बार बार इंडिया ऐसा कहता है कि एनएसजी में हमारी एंट्री को सिर्फ एक देश रोकता है, अब इंडिया ने भी ऐसा कहना बंद कर दिया है। और एक काइंड ऑफ कह सकते हैं कि आप दोबारा से रिलेशंस उभरने स्टार्ट हो गए हैं। क्योंकि देखिए बात ये है, पहले जब ओबामा थे, मैं आपको कंटेक्स्ट में बात समझाता हूँ, जब ओबामा थे तो उन्होंने चाइना को कंटेन करने की पॉलिसी स्टार्ट कर रखी थी कि चाइना को एक प्रकार से जो इनका इमरजेंस हो रहा है इसको कम किया जाए, कंटेन किया जाए, कैसे भी साम दाम दंड भेद से। इसीलिए आपको पता है कि
दुश्मन दुश्मन दोस्त होते हैं आपस में, तो चाइना का दुश्मन यूएस, चाइना का दुश्मन इंडिया, काइंड ऑफ। मतलब इसको लेटम मत में लिखने के लिए नहीं है, एक समझने के लिए है, ऐसे मतलब पेपर में नहीं लिख सकते। पेपर में इंटरनेशनल रिलेशन में ना कोई किसी का दोस्त है ना कोई किसी का दुश्मन होता है। पेपर में सिर्फ नेशनल इंटरेस्ट हमेशा लिखना है हमें, पेपर में लिखना हो तो, लेकिन ये समझने के लिए है। तो काइंड ऑफ ऐसे था कि चाइना की भी दुश्मनी, चाइना भी नहीं चाहता कि चाइना का इंडिया, यूएस भी नहीं चाहता था कि चाइना का इमरजेंस हो, इंडिया भी नहीं चाहता था कि चाइना का इतना ज़्यादा इमरजेंस हो। तो यूएस और इंडिया में नज़दीकियाँ काफ़ी बढ़ गई थी। लेकिन अब जब ट्रंप चुन के आ गए हैं तो ट्रंप ने इस प्रकार से बात कही कि शुरू में तो उन्होंने वन चाइना की पॉलिसी को एक प्रकार से चैलेंज किया, उन्होंने ताइवान के प्रेसिडेंट से बात करी, लेकिन बाद में जब उन्होंने सी जिनपिंग से बात करी तो बैक डाउन कर गए, यू टर्न ले लिया उन्होंने। फिर ट्रंप ने कहा कि हम सम्मान करते हैं चाइना की वन चाइना पॉलिसी का। तो देखिए बात यह है कि हम यूएस पे रिलाई नहीं कर सकते, ट्रंप का क्या पता कब क्या कर देंगे, इसलिए बजाय इनके साथ रिलाई करने पे हमें चाइना के साथ भी अपने रिलेशंस ठीक करने चाहिए, क्योंकि चाइना तो देखिए हमारा बॉर्डर कंट्री है, हमारा बॉर्डर मिलता है इतने साथ। अब यूएस के भरोसे हम चाइना से थोड़ा ना लड़ाई करके बैठ जाएंगे, कल को रहना तो इनके साथ ही है, चाइना के साथ में हमें रहना है, कल को पूरा हमारा बॉर्डर कंट्री है। बार बार अगर कोई बात होती है 1962 में जैसे हुई थी, ऐसी कोई बात अभी आज के टाइम में मुमकिन नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कुछ भी होता है तो यूएस थोड़ा ना बचाने आएगा। तो इसीलिए हमने इस बात को समझते हुए कि ट्रंप किस प्रकार का रुख अपनाते हैं, हमने चाइना के साथ रिलेशंस अपने ठीक करने स्टार्ट कर दिए। जबकि चाइना भी यही चाहता है कि चाइना तो चाहता ही है कि हमारी मतलब ट्रंप का कुछ नहीं पता, उन वो भी चाहता है। देखिए चाइना भी एक लेवल के बाद में नहीं चाहता कि इंडिया के साथ में उनके रिलेशंस खराब हो बहुत ज़्यादा। चाइना बस एक बात कहता है, चाइना कहता है कि देखिए आपको समझने की जरूरत है कि जो गैप है पावर का काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। चाइना ये कहता है बार बार कि अब आपको, चाइना कहता है इंडिया को कि आपको अब इस रियलिटी को मान लेना चाहिए कि चाइना की जो इकोनॉमी है वो बहुत बड़ी है, चाइना का जो दबदबा है इस पूरे रीजन में वो ज़्यादा है, चाइना की जो पावर है पूरे ना सिर्फ रीजन में वर्ल्ड में भी वो ज़्यादा है। तो इंडिया को इस हकीकत को, कड़वी हकीकत को स्वीकार कर लेना चाहिए और बार बार बराबरी की कोशिश नहीं करनी चाहिए, ऐसा कहता है चाइना। अब कभी भी देख लेना आप, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ की जो मीडिया है ना वो इंडिया और चाइना का मुकाबला करवाती हैं बार बार। जैसे अफ्रीका में मान लीजिए, अफ्रीका में कहते हैं कि इंडिया और चाइना के बीच में राइवलरी चल रही है इन्वेस्टमेंट को लेकर अफ्रीका में, जबकि चाइना इस बात को पता कैसे लेता है, चाइना कहता है कि नहीं नहीं हम तो बिल्कुल भी, हमारी राइवलरी बिल्कुल भी नहीं है। चाइना हर बात को यूएस से जोड़ के देखता है, चाइना सोचता है कि इंडिया से जोड़ के देखोगे तो हमारी प्रेस्टीज कम होती है। मतलब कड़वी हकीकत है लेकिन सही है ये बात। मतलब हमारे देश को आगे बढ़ना होगा अगर वो एक प्रकार से अपनी जो पुराने टाइम की खोई इज्जत थी, खोई इज्जत कैसे है देखिए 1950 में इंडिया और चाइना ऑलमोस्ट एक समान थे, लेकिन बाद में इन्होंने एकदम से तरक्की कर ली, अब हमारे से इनकी जो इकोनॉमी है वो काफ़ी ऊपर चली गई है। तो हमें सिर्फ बातों से काम नहीं करना होगा, हमें हमारी इकोनॉमी को ऊपर ले जाना होगा। अब बात आती है कि देखिए काफ़ी एवेन्यूज़ हैं कोऑपरेशन के। कैसे? बीजिंग ने स्पेशल एक प्रकार से इंडियन ऑफिशियल्स को इनवाइट किया, उन्होंने इनवाइट किया था कि अफगानिस्तान को लेकर चर्चा की जाए। और क्योंकि देखिए चाइना भी चाहता है कि अफगानिस्तान में शांति आएगी तो हमें फ़ायदा होगा, और इंडिया तो डेफिनेटली चाहता ही है। अगर अफगानिस्तान में तालिबान का रूल फिर से आ गया तो पाकिस्तान का दबदबा बढ़ जाएगा अफगानिस्तान के अंदर में और हमारे लिए नुकसान हो जाएगा। तो चाइना ने पाकिस्तान के रिजर्वेशंस को दरकिनार करते हुए इंडिया को इनवाइट किया कि अफगानिस्तान के मुद्दे पर जॉइंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कोई चलाया जाए और वहाँ पर शांति स्थापित किए जाने की ओर कदम बढ़ाए जाएँ कोई। और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने भी कहा एक तरह से कि ब्रॉड एग्रीमेंट है इकोनॉमिक टाइज को लेके, और इन्वेस्टमेंट और फैसिलिटेट जो है यानी ये वीज़ा वगैरह है वो आसान बनाएंगे, इस तरह का रेजीम और इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देंगे। लेकिन इंडिया के जो कंसर्न्स है वो वन रोड वन बेल्ट को लेकर अभी भी हैं। देखिए वन रोड वन बेल्ट जो कि ये इनका एक जो पार्ट है वो चाइना और पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जिसे आप कह सकते हैं, ये पाक कंट्रोल्ड कश्मीर से होकर जाता है जो कि हमारा पार्ट है, और यहाँ से देखिए यहाँ से वो जाता है, यहाँ से जो कि ये जो है पाकिस्तान के कब्जे में अभी ये एरिया और कश्मीर का पार्ट है। तो हमें इस बात पे दिक्कत है, ये हमारी सोवरेनिटी को हर्ट करता है क्योंकि हमारे रीजन पे जाता है तो हमारे प्रॉपर कंसर्न्स हैं इस पे। तो इस वजह से जो बात है कि अब बाकी देखिए अब एक जो इशू ये आता है कि हमारे जो सारे पड़ोसी मुल्क हैं, जैसे कि आप मान लीजिए नेपाल मान लीजिए, बांग्लादेश मान लीजिए, मालदीव मान लीजिए, ये सारे के सारे जो देश हैं ये चाइना के, इन्होंने सहमति दे दी है कि वो चाइना के वन रोड वन प्रोजेक्ट में शामिल होंगे। क्योंकि देखिए चाइना के पास में पैसा है, आज के टाइम में पैसा है, उसकी जेबें भरी हैं, तो वो इन्वेस्ट कर सकता है कहीं भी। इसलिए जो हमारे पड़ोसी देश हैं सारे वो चाहते हैं कि चाइना उनके देश में इन्वेस्ट करें, लेकिन हालांकि नुकसान भी होता है। हमने जो आर्टिकल डिस्कस किया था आपको याद होगा, श्रीलंका ने काफ़ी इन्वेस्टमेंट ली चाइना से, लेकिन अब वो डेट ट्रैप में फंस गया है। चाइना ने जो उधारी दी थी श्रीलंका को, अब श्रीलंका को उस उधारी को चुकाने के लिए भी दोबारा से लोन लेना पड़ रहा है चाइना से। तो पुराने टाइम में जो लाला होते थे, वैसे ही जो किसान हमारे जो फंस जाते हैं डेट ट्रैप में, वैसे ही श्रीलंका डेट ट्रैप में फंस गया है चाइना के।
तो इस पे हमारे कंसर्न्स हैं एक तरह से। ये हमारी जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है उसको एक प्रकार से वायलेट करता है, और इसीलिए हमने इसमें शामिल होने का निर्णय नहीं लिया और हमने कहा कि नहीं शामिल होंगे हम आपके जो वन रोड वन बोर्ड का प्रोजेक्ट है, और इसको बॉर्डर रोड इनिशिएटिव भी कहते हैं, दूसरा नाम इसका जो है। इस साल मई में कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के द्वारा, वहाँ पे हमारे सारे पड़ोसी देश हैं वो जाएंगे इंडिया को छोड़ के, यानी हमको छोड़ के। तो इस बात पर भी हमें समझाना होगा चाइना को कि हमारे कंसर्न्स हैं, आप इस बात को एक प्रकार से हमारी सेंसिटिविटी देखते हुए हैंडल कीजिए। अब देखिए वे फॉरवर्ड में आता है कि हमें करना होगा, हमें इस प्रकार के मेथड्स अपनाने होंगे कि जिससे चाइना भी हमारी सेंसिटिविटी को समझें। सिर्फ बातों से तो वो देखिए समझेंगे नहीं, हमें कुछ इस तरह के एक्शंस भी लेने होंगे, और हमें चाइना के साथ में ग्लोबल सिनेरियोज पे भी डिस्कशन करना होगा। जिस प्रकार से अब एक प्रकार से इंस्टेबिलिटी है ट्रंप के चुने जाने के बाद में, कैसे ट्रंप अपने रिलेशंस हैंडल करते हैं यूरोप के साथ में, रशिया के साथ में, और इसके अलावा जो उनके दूसरे एलाइज हैं पैसिफिक में उनके साथ में। तो उस पर निर्भर करेगा काफ़ी कुछ कि वर्ल्ड का जो इकोनॉमिक ऑर्डर है या फिर जो दूसरा पॉलिटिकल ऑर्डर है, जियो पॉलिटिकल, ये इस तरह का जो ऑर्डर है किस प्रकार से उभर के आता है। फिर यही है कि ट्रंप जो हैं वो, जो हमने डिस्कस किया कि पहले इन्होंने वन चाइना पॉलिसी को एक प्रकार से चैलेंज किया था, बाद में मान गए थे। तो कहने का मतलब यही है कि हमें अपने जो पत्ते हैं वो सोच समझ के खेलने चाहिए चाइना के साथ में। ये पूरा आर्टिकल था। चलिए अब अगला आर्टिकल डिस्कस करते हैं। अगला आर्टिकल है टेलीकॉम मिनिस्ट्री का। ये टेलीकॉम मिनिस्ट्री में काफ़ी मर्जर्स और एक्विजिशंस देखने को मिले इस साल। आपने खबर भी सुनी होगी, जो रिलायंस कंपनी है, रिलायंस किसकी, रिलायंस जियो नहीं, जो नई रिलायंस जियो है ये तो है मुकेश अंबानी की। इनके जो छोटे भाई हैं अनिल अंबानी, इनकी जो रिलायंस कंपनी जो है वो काफ़ी पुराने टाइम से चल रही है, रिलायंस कम्युनिकेशन, और नई है रिलायंस जियो, वो है मुकेश अंबानी की। तो रिलायंस जो पुराने वाली है उसमें और एयरसेल में हाल फिलहाल में एक बड़ा मर्जर देखने को मिला, और भी काफ़ी सारे मर्जर्स हैं। कतार में है, कह रहे हैं वोडाफोन आइडिया मिल जाएगी आपस में। तो इस प्रकार से कहने का मतलब ये है कि ये मर्जर इक्विजिशन होता क्या है। मर्जर इक्विजिशन सिंपल सी ये बात होती है कि देखिए मान लीजिए दो कंपनी है, पहले वो अलग अलग काम करती थी, एयरसेल और जो रिलायंस अनिल अंबानी वाली है ये अलग अलग काम करती थी। अब मिल के काम करेंगी, सारे इनके पैसे सेम, सारे रिसोर्सेज सेम, मिल के काम करेंगी, और आपस में जो डिवाइड कर लेंगे शेयर्स, वो जितने जितने इन दोनों के पैसे लगे आपस में डिवाइड करके वो कर लेंगे जितना इनका हिस्सा बनता है। तो उस हिसाब से एक इस तरह की चीज़ों को कहते हैं मर्जर, अगर आसान भाषा में हम कहें तो। एक्वायर का मतलब ये होता है कि एयरसेल ने मान लीजिए रिलायंस को एक्वायर ही कर लिया, नाम एयरसेल का चलेगा, सब कुछ चलेगा। ये एयरसेल थी जो बड़ी कंपनी थी, इसने रिलायंस को खरीद लिया। इसकी कीमत थी मान लीजिए 1000 करोड़, 2000 करोड़, 10,000 करोड़, जितनी भी थी मान लीजिए, एयरसेल इनको खरीद लेते हैं। तो इनके सारे रिसोर्सेज एयरसेल के हो जाएंगे और जो नाम चलेगा वो एयरसेल का चलेगा। इसी को कहते हैं एक्वायर, यानी इनके जो इक्विटी में शेयर्स थे वो भी खरीद लिए। अब काफ़ी कुछ देखने को मिला इस एक्विजिशन और मर्जर से रिलेटेड जो चीज़ें थी, यानी कंसोलिडेशन हो रहा है। जैसे पहले 12 कंपनीज थी, अब एक दूसरे में मिलके अब कंपनीज कम हो रही हैं, अब 9 हो रही हैं, 9 हो गई हैं, और 9 से भी अब कम होती जा रही हैं। बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो आपस में मिलती जा रही हैं। अब देखिए बात ये आती है कि थोड़ा इसका वैसे डिस्कस करें तो काफ़ी ओवर क्राउडेड है हमारा जो टेलीकॉम सेक्टर है। काफ़ी कॉल रेट्स भी सस्ते हैं, प्राइस वार चलता है। अब आपको पता होगा जो जियो आया था, जियो की सिम आने के बाद में एक प्रकार से प्राइस का युद्ध चला हुआ है टेलीकॉम कंपनीज के बीच में, एयरटेल और रिलायंस के बीच में। एक तरफ मुकेश अंबानी अपना प्लान घोषित करते हैं कि हम इतना रेट रखेंगे, तो दूसरे ही पल एयरटेल अपना प्लान घोषित करता है कि हम इनसे भी कम रखेंगे। तो दूसरा देखिए यहाँ पे हमारी जो कंपनीज हैं, हमारे कॉल रेट्स काफ़ी सस्ते हैं। अगर हम दूसरे देशों से हमारा कंपैरिजन करें तो काफ़ी सस्ते हैं। ये देखिए वार पता क्यों चलता है, ये वार इसलिए चलता है क्योंकि मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ इसमें कि देखिए इनके पास में ना पैसा है। अब मान लीजिए मुकेश अंबानी के पास में बहुत पैसा है जो इन्होंने अपनी दूसरी कंपनी से कमा रखा है, पेट्रोलियम सेक्टर जहाँ से भी इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से कमा रखा है। ये शुरू में चीज़ें सस्ती इसलिए रखते हैं मार्केट बनाने के लिए। अब देखिए इनके पास में तो पैसा है, शुरू में तो 2-3 साल लॉस में भी चल सकते हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और बाद में क्या करते हैं ये, जब 2-3 साल ये तो लॉस झेल सकते हैं, लेकिन जो दूसरी कंपनीज है वो लॉस नहीं झेल सकेंगी, वो खत्म हो जाएंगी, मार्केट से मिट जाएंगी। वो जब वो मिट जाएंगी तब मुकेश अंबानी अपनी कॉल रेट्स हैं वो बढ़ा देंगे, तब इनका नाम हो जाएगा, तब ये अंधाधुंध पैसा कमाएंगे, तब ये इनकी मोनोपोली हो जाएगी। इसलिए ये सब चीज़ें चलती हैं। मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ इसका, अमेजोन देख लीजिए। अब अमेजोन सबसे लास्ट में आई थी हमारे इंडिया में। फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, ये सब तो पहले आ गई थी। फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, शॉप क्लू, होम शॉप 18, कितनी सारी वेबसाइट्स आई थी पहले जो ऑनलाइन ई कॉमर्स करती थी। आज कितनी मेन है, मतलब सोच के देखिए, आज जो मेन युद्ध है वो सिमट के रह गया है अमेजोन
फ्लिपकार्ट और स्नैपडील। हालांकि अमेजोन इनसे काफ़ी ऊपर टप गई है, अभी फ्लिपकार्ट पीछे छूट गई है। हालांकि एक दो बार अगर पर्टिकुलर 3 महीने की बात करें तो थोड़ा ऊपर नीचे चलता रहता है, लेकिन अमेजोन जो है वो काफ़ी ऊपर बढ़ गई है फिलहाल। अमेजोन कैसे ऊपर बढ़ गई है? देखिए, अमेजोन जो है पूरे वर्ल्ड की कंपनी है, वैसे यूएस की है लेकिन हर जगह है ये, पे चाइना में, इवन पाकिस्तान जैसे कंट्री में भी है अमेजोन, बहुत पैसे हैं अमेजोन के पास में। फ्लिपकार्ट के जो ये लोग थे, सचिन बंसल और ये बिनी बंसल थे, ये करते, इनके अंदर में जो इन्वेस्टमेंट थी वो दूसरे लोगों की थी, जैसे सॉफ्ट बैंक ने इन्वेस्ट कर दिया, फिर किसी और ने इन्वेस्ट कर दिया, वेंचर कैपिटलिस्ट ने इन्वेस्ट कर दिया। अब देखिए अमेजोन ने इतनी सस्ती चीजें बेचने स्टार्ट कर दी। अब मान लीजिए अरिहंत की बुक पे 50% आपको डिस्काउंट मिल रहा है, 50% डिस्काउंट नहीं मिलता, वो बात अलग है कि कितना भी आप कहिए कि इंटरमीडियरी नहीं है बीच में इसलिए इतना सस्ता मिल सकता है। कई बार तो अमेजोन 70% पे भी बेचता है, क्योंकि काइंड ऑफ वार चल रहा होता है इनके बीच में, मार्केट बनानी है। तो अब क्या अमेजोन का मेन मकसद यही है कि फ्लिपकार्ट और इनको खत्म कर दो, और बाद में जब हम अकेले रह जाएंगे तब हम बेचेंगे सामान ज्यादा कीमतों पर, फिर इनका डिस्काउंट 4% 2% इतना हो जाएगा, बीच में खूब मार्जिन खाएंगे। तो वही चल रहा है अभी टेलीकॉम सेक्टर में, एक काइंड ऑफ युद्ध चल रहा है, वहां पे मार्केट बनाने की बात है, प्रीडेटरी पॉलिसीज हैं। अब देखिए बात यूं है कि लेकिन ये पॉलिसी चलाते तो हैं, लेकिन अब रेवेन्यू काफी कम हो रहा है। उस रेवेन्यू को खत्म होने से एक प्रकार से काफी आगे जाके लिमिटेशंस आ जाएंगी। अब रिलायंस के पास में तो पैसा है अब, लेकिन अब बाकी जो कंपनीज हैं, आइडिया जैसी, एक लेवल के बाद में वो क्या पता पैसा ना लगा सके। हालांकि आइडिया जो है वो भी बिरला की है, कुमार मंगलम बिरला की है, लेकिन फिर भी अब उन पे डिपेंड करता है ना कि वो इसमें आइडिया में पैसा लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, अपनी जो सहयोगी कंपनीज हैं उनसे लेकर। अब इस तरह का पैसा लगाते हैं तो और दिक्कत आती है। विजय माल्या है, जैसे विजय माल्या एक कंपनी का पैसा दूसरे में लगा देते थे, बाद में वो सारी कंपनीज फेल हो गई। तो कहने का मतलब ये जो रिटर्न्स हैं इस पूरे टेलीकॉम सेक्टर में वो कम होते जा रहे हैं कैपिटल पे। और अगर 5 साल पहले की बात करें 2011 में, तो 12 प्राइवेट प्लेयर्स थे, और वो मुकाबला उनका था बीएसएनएल से और एमटीएनएल से। आज बीएसएनएल और एमटीएनएल तो कहीं पिक्चर में दिख भी नहीं रहे हैं। 2011 में जो सब्सक्राइबर्स थे वो थे 893.8। आज 2016 दिसंबर में जो सब्सक्राइबर्स की संख्या हो गई है 1 बिलियन और 1.13 बिलियन हो गई है। और कुल मिला के देखिए बात यह है कि अब जितने प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो है 10। हालांकि इनमें से भी ज़्यादातर जो हैं बातचीत चल रही है, मर्जर किया था वो मर्ज हो जाएंगे या फिर एक्वायर हो जाएंगे, लास्ट में 2-3 ही बचेंगे ये। और रिलायंस जियो समेत अभी 10 हैं फिलहाल। लेकिन ये कहते हैं कि देखिए मर्ज हो जाएं या एक्वायर हो जाएं, लास्ट में 2-3 रह जाएं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो गुड हेल्थ में रहेंगे। अकेला अगर 2-3 बंदे भी लास्ट में रहेंगे तो वो भी, उनके भी फेल होने की संभावना बनी रहती है। मार्केट शेयर्स वो कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, तो इसी हाल में काफ़ी लॉस वो कर लेते हैं। लॉस से सबको नुकसान होता है। इसीलिए टेलीकॉम कमीशन ने टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया को कहा कि आप इंश्योर कीजिए कि इस टेलीकॉम सेक्टर की जो ग्रोथ हो वो ऑर्डरली हो, एक सिस्टमेटिक वे में हो। और जो ये प्राइस वार चल रहा है प्रोट्रैक्टेड का मतलब ये होता है कि तय सीमा से भी ज़्यादा, यानी बहुत लंबा समय से ये जो प्राइस वार चल रहा है, यह कंज्यूमर्स के लिए तो अच्छा है, ये हमारे लिए तो अच्छा है, हमें सस्ते दामों पे इंटरनेट मिल रहा है, लेकिन उन कंपनीज के लिए अच्छा नहीं है, उनको एक प्रकार से पैसा नहीं मिलेगा। अब देखिए एक उनको फायदा नहीं होगा तो एक लेवल के बाद में वो फेल कर जाएंगे तो फिर गवर्नमेंट का वो जो स्पेक्ट्रम जिससे गवर्नमेंट काफ़ी पैसा कमाती है स्पेक्ट्रम बेच के, वो भी कोई नहीं खरीदेगा, वो सस्ता स्पेक्ट्रम बिकेगा, गवर्नमेंट के पास में पैसा कम आएगा, तो अल्टीमेटली इवेंचुअली नुकसान तो हमारा ही होगा ना। तो कहने का मतलब ये है कि हमें ये इंश्योर करना जरूरी है कि टेलीकॉम सेक्टर में सारी कंपनीज हैं अच्छे से ग्रो करें। और एक तरह से जो टेलीकॉम सेक्टर है वो सोने के अंडे देने वाली बतख है, तो इसकी ऑर्डरली ग्रोथ इंश्योर करना सरकार का काम है। तो इससे रिलेटेड ये पूरा आर्टिकल था। अगला जो आर्टिकल डिस्कस करते हैं वो करते हैं हम यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम का। पहले हम ये देखते हैं कि पॉजिटिव्स क्या क्या थे, हमने ये सब पॉइंट्स डिस्कस कर रखे हैं, तो जल्दी से इनको रिवाइज कर लेते हैं। देखिए अगर यूनिवर्सल बेसिक इनकम आएगी तो जो लोग गरीब लोग हैं वो अपने न्यूट्रिशन लेवल पर वो उस पैसे को खर्च करेंगे, तो उनका जो माल न्यूट्रिशन का वो शिकार हो जाते हैं उससे वो बच जाएंगे। कई बार ऐसा भी हमने आज पढ़ा था कि वो लोग गरीब लोग जिनके पास में यूनिवर्सल बेसिक इनकम होती है वो अपना पैसा कुछ बिजनेस में लगाते हैं, तो स्पिल ओवर इफेक्ट होता है। और तीसरी जो बात है कि लोग जो हैं वो अपने से डिसाइड कर लेंगे, अगर यूनिवर्सल बेसिक इनकम होगी तो खुद से डिसाइड कर लेंगे उन्हें क्या खाना है, चॉइस मिल जाएगी उनको। अब आज के सिनेरियो में जहां जॉब लॉस इतना ज़्यादा है तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम की आवश्यकता हमें है। रोजगार है वो नहीं है, आज के हमारे समाज में असमानताएं बढ़ती जा रही हैं। इवन इमिग्रेंट्स का डर है, वो भी आप यूएस में देख लीजिए, यूएस में वहाँ के लोगों में डर इसलिए है क्योंकि बाहर से लोग आते हैं और उनकी जॉब ले जाते हैं। तो अगर यूनिवर्सल बेसिक इनकम होगी तो काइंड ऑफ जो एक फियर है इमिग्रेंट्स का वो भी कम हो जाएगा, नफरत कम हो जाएगी इमिग्रेंट्स के प्रति, वुमन एम्पावर होती है इससे। और इवन जिनके पास में लेस इनकम है, मान लीजिए देखिए कईयों की जो है तो सही वो कमाते तो हैं लेकिन इतना नहीं कमा सकते कि वो अपना जीवन यापन अच्छे से कर सकें।
एक बार भी कोई घर में बीमार हो जाता है तो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, उस महीने का खर्चा निकालना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। उन लोगों के लिए भी यूनिवर्सल बेसिक इनकम काफ़ी आवश्यक हो सकती है। नेगेटिव्स में क्या क्या आते हैं? देखिए, अगर आप यूनिवर्सल बेसिक इनकम चलाते हो तो मोटिवेशन नहीं होगा, काइंड ऑफ लाइक अगर सबको पता होगा कि हमें इतना पैसा तो मिलना ही है, जरूरत ही क्या काम करने की, तो एक काइंड ऑफ जो है विलिंगनेस है, विल पावर है, डिटर्मिनेशन है काम करने की, वो कम हो जाएगी, जो कि काफ़ी नुकसानदायक साबित हो सकता है हमारे देश के लिए। अब गांधी जी का डॉक्ट्रिन के भी खिलाफ है। देखिए, गांधी जी ने ये कहा था कि हर एक व्यक्ति को काम करना चाहिए। अगर मुफ्त में पैसा मिलेगा तो कैसे गांधी जी के सिद्धांत के विरुद्ध हो जाएगा? वेस्टेज ऑफ मनी भी हो जाएगी, क्योंकि देखिए अगर इस तरह की स्कीम्स चलाते हैं, वी इंप्लीमेंट दिस काइंड ऑफ स्कीम्स, समटाइम्स वी फाइंड दैट देयर इज अ मिस एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज। इफ वी इन्वेस्ट दिस काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट इनटू द इंफ्रास्ट्रक्चर, देन डेफिनेटली आवर इकोनॉमी विल बी बूस्टेड एंड जीडीपी विल बी बूस्टेड। इस तरह की जो बात है। और इससे तो देखिए, इससे अच्छा तो यह है कि लोगों को आप कैपेबल बनाइए कि वो अपने पैसे कमा के बजाय उनको पैसे मुफ्त में देने के। और ये तो पॉपुलिज्म पॉलिटिक्स है, इसकी कोई तय सीमा नहीं है। कल को देखिए आप यूनिवर्सल बेसिक इनकम चला रहे हो, कल को और कुछ चलाओगे, तो ये जो पॉलिटिक्स है वो अच्छी नहीं है। ऑलरेडी काफी सारी स्कीम्स गवर्नमेंट ने चलाई हुई है, तो व्हाई देयर इज नीड टू स्टार्ट अगेन ए यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम्स? व्हाई नॉट एलोकेट द सफिशिएंट फंड्स फॉर द स्कीम्स व्हिच आर ऑलरेडी रनिंग? सो दिस इज द मेन पॉइंट व्हिच हैज बीन डिस्कस्ड हियर। आगे जो बात आती है, देखिए अल्टरनेटिव क्या हो सकता है बेसिक इनकम कंसेप्ट का। उससे पहले 2-3 पॉइंट और भी हैं इसमें। कंटेक्स्ट आपको पता है, यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम यूरोप में चलाई गई। ये यूरोप के फिनलैंड में भी चलाई गई, जहां हमने देखा था कि फिनलैंड में बेरोजगारों को 2000 बेरोजगारों पर एक रैंडम एक्सपेरिमेंट किया गया, और उसमें देखा गया कि कैसे वो बेरोजगार हैं बिहेव करते हैं अगर उनको यूनिवर्सल बेसिक इनकम यानी कुछ पैसा दिया जाए यूनिवर्सल रूप से। मध्य प्रदेश में भी यह स्कीम चलाई गई थी, लेकिन लिमिटेड वे में, यानी जो लोग गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन यापन कर रहे हैं उनको 1/3 पैसा दिया जाएगा, गरीबी रेखा से 1/3 पैसा, और फिर देखा जाएगा कि कैसे क्या फर्क उनके पे पड़ता है। ये एक्सपेरिमेंट मध्य प्रदेश में किया गया था। उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे में भी इस बार एक चैप्टर है यूनिवर्सल बेसिक इनकम पे। और यूरोप में भी काफ़ी अभी ये कंसेप्ट काफ़ी सुर्खियों में है। स्विट्जरलैंड में एक ऐसा रेफरेंडम भी हुआ था इसको लेके। सोच के देखिए मतलब स्विट्जरलैंड में कितनी जागरूकता है। हमारे देश में अगर मान लीजिए ये रेफरेंडम हो, यूनिवर्सल बेसिक इनकम होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, मुझे तो लगता है कि 90% लोग कहेंगे कि होनी चाहिए। स्विट्जरलैंड में ऐसा ही रेफरेंडम हुआ, सरकार ने पूछा कि आपको पैसे चाहिए, यूनिवर्सल बेसिक इनकम होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। स्विट्जरलैंड ने मना कर दिया रेफरेंडम में। स्विट्जरलैंड ने कहा, उनके लोगों ने कहा कि नहीं, हमें नहीं चाहिए यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम। तो ये होती है लिटरेसी। मतलब काइंड ऑफ हमारे देश में भी आएगा ऐसा टाइम, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन जरूर आएगा। अब यूरोप में देखिए जो ये डेफिनेशन सी दी गई है कि फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रियल फ्रीडम, की फ्रीडम होनी चाहिए ताकि वो अपने अच्छे लाइफ जीने के लिए जो भी चीज़ें चाहिए वो ले सकें इस यूनिवर्सल बेसिक इनकम से। काइंड ऑफ ऐसा कंसेप्ट है। अब लेकिन ये बात कहती है कि देखिए यूनिवर्सल का मतलब यूनिवर्सल होना चाहिए। अब फिनलैंड में एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है बेरोजगारों पर, अनएम्प्लॉयमेंट जो है, मध्य प्रदेश में किया गया बीपीएल पे, तो यूनिवर्सल कहाँ है? इस स्कीम का तो मतलब ही यही है ना, यूनिवर्सली इसे इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए। आगे जो है देखिए अल्टरनेटिव क्या हो सकता है यूनिवर्सल बेसिक इनकम का। अच्छा अल्टरनेटिव है, इसे भी हम यूज कर सकते हैं। अल्टरनेटिव ये होना चाहिए कि देखिए अब आपको पता है एक टैक्स स्लैब है। मान लीजिए हमारी टैक्स स्लैब क्या कहती है कि 2.5 लाख जिनकी इनकम है 1 साल के अंदर में, उनको इससे नीचे किसी कोई टैक्स नहीं देना, और 2.5 लाख से ऊपर जिनकी इनकम है उनको टैक्स देना है। इस प्रकार का हमारा कंसेप्ट है। और वो 2.5 लाख से 5 लाख तक है, कितना है? अभी सरकार ने इस बजट में 10% से घटा के 5% कर दिया था। और 5 लाख से 10 लाख कितना है? वो 10%, 20% है। पहले ये 10% था, इस बजट में सरकार ने 5% कर दिया इसको, और 5 लाख से 10 लाख इनकम टैक्स देना पड़ता है 20%। अब काइंड ऑफ ये कंसेप्ट क्या है जो यूनिवर्सल बेसिक इनकम का अल्टरनेटिव है? ये कहते हैं कि देखिए जिनकी इनकम 1 साल में 2.5 लाख से ज़्यादा है उनको टैक्स देना पड़ता है। क्यों ना ऐसा हो, जिनकी इनकम 2.5 लाख से जितनी कम है उतना टैक्स फिर सरकार जनता को दे। मान लीजिए अब जिनकी इनकम मान लीजिए 3.5 लाख है अभी, तो इनको 5% टैक्स देना पड़ेगा जितनी इनकम 2.5 लाख से ऊपर है। मान लीजिए 2.5 लाख से ऊपर कितनी है? 1 लाख ऊपर है, 3.5 लाख है, तो 1 लाख पे 5% टैक्स कितना हुआ? 5,000। अब ऐसा ही मान लीजिए जिसकी एनुअल इनकम 1 साल में 1.5 लाख है, मान लीजिए तो 1.5 लाख है, तो काइंड ऑफ अब सरकार 1.5 लाख जिनकी पूरे साल में सैलरी है उसको पैसा सरकार देगी अब 2.5 लाख से जितना कम है। समझ गए आप? तो इनकी अब मान लीजिए 2.5 लाख से 1 लाख कम है, 1.5 लाख है इनकी, तो 5% सरकार इनको टैक्स क्रेडिट्स देगी। 1 लाख पे 5% कितना? दोबारा से 5,000, यानी 5,000 सरकार इनको देगी। कहने का मतलब ये है कि
नेगेटिव इनकम टैक्स का कंसेप्ट है ये। 2.5 लाख से ऊपर जितना पैसा होता है जनता को टैक्स देना पड़ता है, इनकम टैक्स देना पड़ता है सरकार को। अब 2.5 लाख से जितनी इनकम कम होगी किसी व्यक्ति की, उतना टैक्स क्रेडिट सरकार देगी उस बंदे को। सिंपल सा कंसेप्ट है ये। अब डिस्टोर्शन देखिए इसमें। इकोनॉमिक सर्वे का क्रिटिसाइज करते हैं एक तरह से। ये क्या कहते हैं, ये इकोनॉमिक सर्वे का क्रिटिसाइज करते हैं, कहते हैं कि 3 पॉइंट्स हैं। पहला तो इकोनॉमिक सर्वे में ये गलत लिखा गया है, जो वेलफेयर स्कीम्स को एक प्रकार से अटैक किया गया है, उनका क्रिटिसिज्म किया गया है, वो गलत है। वेलफेयर स्कीम्स जो हैं वो सप्लीमेंट होनी चाहिए यूनिवर्सल बेसिक इनकम के। ऐसा नहीं है कि उनको हटा के, यानी वेलफेयर स्कीम्स को हटा के आप यूनिवर्सल बेसिक इनकम चलाओ। क्योंकि देखिए बेसिक एजुकेशन तो जरूरी है ही ना। इसका मतलब ये नहीं है कि आप यूनिवर्सल बेसिक इनकम चला रहे हो तो बच्चों की एजुकेशन आप खत्म कर दोगे, फ्री में जो दे रही है सरकार, या फिर बेसिक हेल्थ केयर जो सरकार दे रही है उसको आप खत्म कर दोगे। ये तो अब जिंदगी का अहम पहलू है और हिस्सा बन चुके हैं, इसको सरकार कभी नहीं बंद कर सकती, ये तो चलती रहनी चाहिए। और दूसरा रोंग क्या, दूसरे किसी बात पर क्रिटिसाइज करते हैं इकोनॉमिक सर्वे को। इकोनॉमिक सर्वे ने ये कहा कि ये सारे जो काइंड ऑफ और कैश ट्रांसफर दिए जाते हैं इनको बंद करके, चाहे वो गैस सब्सिडी हो, चाहे और भी कोई सब्सिडी कैश की फॉर्म में सरकार देती है, डीबीटी देती है, तो उसको बंद करके इस यूनिवर्सल बेसिक इनकम का कंसेप्ट आना चाहिए, जिसका विरोध करती हैं जिन्होंने ये आर्टिकल लिखा है। और तीसरे पॉइंट पे किस पे क्रिटिसाइज करती हैं ये, तीसरा पॉइंट ये है कि देखिए जो ट्रांसफर पेमेंट्स हैं, और हमारे जो इकोनॉमिक एडवाइजर है अरविंद सुब्रमण्यम साहब, इन्होंने कहा कि देखिए मान लीजिए अगर यूनिवर्सल बेसिक इनकम कंसेप्ट चलाया भी तो वो अमीर से गरीब की तरफ में रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। काइंड ऑफ उन्होंने अमीर लोगों को एक प्रकार से एश्योरेंस यानी भरोसा दिलाने की कोशिश करी थी, अगर यूनिवर्सल बेसिक इनकम का कंसेप्ट आता है तो आप पे टैक्स नहीं बढ़ाया जाएगा। क्योंकि देखिए जो ये आर्टिकल लिखते हैं वो सिर्फ एक पहलू को समझते हैं, लेकिन काफ़ी सारे डायमेंशंस होते हैं जिन्हें हमें भी समझने की आवश्यकता है। मैं बताऊँ, इन आर्टिकल में इन्होंने डिस्कस नहीं किया। अब ये सीधा इस बात को क्रिटिसाइज करते हैं कि वो रिच से पुअर नहीं जाएगा वो पैसा, क्योंकि काइंड ऑफ अगर साफ साफ बोलूँ तो ये थोड़ा लेफ्टिस्ट न्यूज़पेपर है द हिंदू, तो इनके पॉइंट्स हैं वो एक लेवल के होते हैं। मैं आपको दूसरा व्यू देता हूँ। अगर देखिए सरकार ऐसा कहेगी कि हाँ भाई हम टैक्स बढ़ाएंगे, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन बढ़ा देंगे, तो एक तरह से हमारी जो इकोनॉमी है वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है वो कम हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। अब ये सारी बातें जो ये आर्टिकल लिखते हैं वो नहीं सोच सकते, मतलब सोचते, इनको पता भी होगा तो वो लिखते नहीं हैं, क्योंकि आइडियोलॉजी से बंधे हुए होते हैं। लेकिन हमें तो पूरा एनालिसिस करके आंसर में लिखना है, क्या प्रोज हैं क्या कॉन्स हैं। तो ये यही कहते हैं, ये कहते हैं कि देखिए इकोनॉमिक सर्वे ने ये कहा, कोई रोड मैप नहीं दिया, कोई डेफिनेट प्लान नहीं दिया कि कैसे हम अगर यूनिवर्सल बेसिक इनकम चलाते हैं तो पैसा कहाँ से आएगा इतना ज़्यादा। तो ये एग्जांपल देते हैं, ये सजेशन देते हैं कि आप प्रोग्रेसिव टैक्स को बढ़ाइए। और अच्छा यही होगा कि प्रोग्रेसिव टैक्स कैसे, जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी, जैसे 2.5 लाख से 5 लाख टैक्स देना पड़ता है 5%, 5 लाख से 10 लाख टैक्स देना पड़ता है 20%, 50 लाख से ऊपर काफ़ी ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है, 10 लाख से ऊपर भी 30% टैक्स देना, यानी जैसे जैसे इनकम ऊपर बढ़ती है टैक्स बढ़ता जाता है। तो ऐसे टैक्स बढ़ना चाहिए। ऐसा होता है तो क्या होता है कि देखिए जितना अमीर जो बंदा होता जाएगा उसको उतना ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। टैक्स किसके पास में जाता है, सरकार के पास में, और सरकार उस पैसे का यूज कहाँ करेगी, गरीबों के लिए करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए करेगी। ये कंसेप्ट होता है वो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का होता है। लेकिन देखिए कंसेप्ट ये मतलब इतना ज़्यादा टैक्स भी नहीं बढ़ा सकते। मान लीजिए अब सोच के देखिए ना आप, अब 2.5 लाख से 5 लाख जिसका मान लीजिए इनकम है उसको टैक्स देना पड़ता है 5%। अब एक लेवल से ज़्यादा बढ़ा दे सरकार, 5 लाख से 10 लाख जिसकी तनख्वाह है, सैलरी है, एनुअल इनकम है, उसके लिए सरकार एकदम से बढ़ा के 20 की जगह 50% कर दे। अब सोच के देखिए जिनकी अभी सैलरी पूरी एनुअल इनकम 5 लाख के आसपास है, क्या वो जाना चाहेंगे अगली स्लैब में? वो सोचेंगे कि इतना मेहनत करेंगे, इतना बिजनेस करेंगे, इतना ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा 50%, तो क्यों ना उसी स्लैब में रहे। तो इसलिए एक लेवल के बाद में प्रोग्रेसिव टैक्सेशन बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि ना वो मोटिवेशन कम हो जाता है कि लोग सोचते हैं कि ज़्यादा पैसा कमाएंगे तो ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, फ़ायदा क्या, बचता तो उतना ही है। तो इसलिए एक मोटिवेशन देने के लिए भी एक बैलेंस रहना चाहिए, सब कुछ सोच के चलना पड़ता है। वे फॉरवर्ड में एक अपना एक पॉइंट देते हैं। ये क्या पॉइंट है इनका? इनका अपना पॉइंट ये है कि देखिए अभी मनरेगा जो स्कीम है उसमें मान लीजिए मनरेगा में एक दिन के पैसे मिलते हैं 170 रुपये। तो बेसिक इनकम कंसेप्ट में ये कहते हैं कि 100 दिनों के पैसे दे दिए जाएँ, 100 इंटू में 170, 17,000 रुपये एक साल में दे दिए जाएँ किसी भी बंदे को, अगर हमें यूनिवर्सल बेसिक इनकम को इंप्लीमेंट करना है। तो अगर 17,000 रुपये देते हैं हम एक बंदे को, और मान के देखें तो एक घर में 4 पर्सन्स रहते हैं, तो हमारे पूरे इंडिया में 300 मिलियन हाउस होल्ड्स हैं, तो पूरा स्कीम पर खर्चा आएगा, यूनिवर्सल बेसिक इनकम पे हमारा खर्चा आएगा 5,10,000 करोड़। और अभी हम मनरेगा पे एलोकेट करते हैं 48,000 करोड़, यानी हमें चाहिए कितना, 5,10,000 करोड़। तो 10 गुना हमारा एलोकेशन बढ़ना चाहिए मनरेगा के अंदर में, तब जाके हम इस यूनिवर्सल बेसिक इनकम कंसेप्ट को इंप्लीमेंट कर सकते हैं।
और कैसे करेंगे, ये कहते हैं कि हमारी जो टैक्स टू जीडीपी है वो काफ़ी कम है। सीरियसली हमें टैक्स रिसोर्सेज को बढ़ाने की ओर सोचना चाहिए। सिंपल सी बात है, कितने सालों से हम ये पढ़ते हैं टैक्स टू जीडीपी कम है, अब ये बताओ ना कैसे करो। ये तो सबको ही पता है कि टैक्स टू जीडीपी हमारी कम है, करना है उसको। तो बात यही है कि ये थोड़ा आर्टिकल था, कुछ पॉइंट्स इसके इंपॉर्टेंट थे। आगे जो है देखिए, मणिपुर में इलेक्शंस हैं। तो मणिपुर में इलेक्शंस में 3-4 मुद्दे जो हैं वो इंपॉर्टेंट हैं। मैं आपको बताऊं इसका कंटेक्स्ट। तो देखिए, मणिपुर में ना 3 कम्युनिटीज़ हैं। मणिपुर में कुकी हैं जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं, नागा हैं और मैत्रीज हैं। अब देखिए, मैत्रीज हैं वो यहाँ पे रहते हैं, मैप में देखें तो यहाँ पे मैत्रीज जो है मणिपुर में काफ़ी संख्या में रहते हैं, मेन ट्राइबल ग्रुप है यहाँ पे। नागा जो हैं वो पूरे फैले हुए हैं, ये जो नागालैंड है यहाँ पे भी है नागा, पूरे नागालैंड में। मणिपुर के कुछ हिस्सों में भी नागा हैं और यहाँ पे जो अरुणाचल प्रदेश में भी नागा हैं। तो नागा ग्रुप्स काफ़ी रिबल ग्रुप्स हैं नागा में। NSCN आपको याद होगा, हमने डिस्कस किया था। अब इसके 3 पार्ट हैं। पहले ये फिजो थे, इसके NSCN जो ही था पहले अलग देश की मांग करता था, भाई नागालैंड को अलग देश बना दो, फिजो ने स्टार्ट किया था ये। और बाद में ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था। NSCN था, 2 थे इसके, इसाक, महुआ, और एक थे वो अलग से, जिन्होंने आप कह सकते हैं कि अभी भी वो अलग से देश की मांग करते हैं, उनका नाम है खापलांग। ये दोनों जो हैं अभी, इसाक और महुआ, ये भारत के अंदर में ही ग्रेटर नागालैंड की बात करते हैं। ये कहते हैं कि जो नागालैंड है हमारा, इसको एक प्रकार से अलग देश ना बना के इंडिया के अंदर में ही एक बड़ा राज्य स्थापित किया जाए। यानी जहाँ पे ये नागा रहते हैं, इस एरिया को लेके, और अरुणाचल प्रदेश के भी थोड़ा एरिया को लेके बड़ा ग्रेटर नागालैंड राज्य बना दिया जाए। जबकि मणिपुर इस बात का विरोध करता है। मणिपुर की जो मैत्री कम्युनिटी है, कुकी कम्युनिटी है, वो इस बात का विरोध करती हैं। वो कहती हैं कि मणिपुर जो है बिल्कुल भी हमारी इसकी जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है वो हर्ट नहीं होनी चाहिए। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2015 में एक एग्रीमेंट किया इसाक और महुआ के साथ में, और इनमें से अभी एक की मौत हो गई है, इसाक या महुआ मुझे याद नहीं, दोनों में से, इसाक या महुआ में से एक की अभी डेथ हो गई है अभी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनके साथ में एग्रीमेंट किया था। अब दिक्कत यह है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस एग्रीमेंट की ना डिटेल्स अभी पब्लिक नहीं करी है। अब लोगों को पता नहीं है, वो पीस एग्रीमेंट तो गवर्नमेंट ने साइन कर लिया, केंद्र सरकार ने, लेकिन उसकी डिटेल्स अभी पब्लिक में नहीं आई है। तो मणिपुर की जो कम्युनिटीज है ना, जो कुकी और मैत्री, मणिपुर की कम्युनिटीज को डर लगता है कहीं ना कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसा एग्रीमेंट साइन किया है कि वो हमारे थोड़े बहुत एरिया को लेकर नागालैंड को दे देंगे, यहाँ से जहाँ जहाँ नागा रहते हैं ना, वो एरिया चला जाएगा नागालैंड के अंदर में। ऐसा डर लगता है मैत्रीज को जो मणिपुर में रहते हैं। तो इस वजह से उनमें एक प्रकार से डर है इस बात का। एक तो ये मुद्दा है। इलेक्शंस के मुद्दे की बात कर रहे हैं। दूसरा मुद्दा है, काफ़ी सारे आर्म ग्रुप्स हैं। आर्म ग्रुप्स हालांकि काफ़ी कंट्रोल किया जा चुका है, लेकिन फिर भी अभी काफ़ी ज़्यादा है, और एक बार देखने की जरूरत है कि कैसे वो बिहेव करते हैं, कैसे उनका इन्फ्लुएंस रहता है इस इलेक्शंस में। तीसरा जो मनी पावर है, मनी पावर का इशू तो देखिए पूरे इलेक्शंस में ही रहता है। ये सिर्फ इंडिया में ना होके, मतलब सिर्फ मणिपुर में ना आके, तो पूरे हमारे देश के मुद्दों में रहता है, सभी राज्यों में रहता है ये। तो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का सबसे इंपॉर्टेंट है। अगले आर्टिकल की तरफ चलते हैं। RM लोधा जो मेन बात बोलते हैं, इनके व्यू हैं, बस इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा कहीं यूज कर सकते हो इनके व्यूज़ को। BCCI में इन्होंने कहा कि BCCI के रिफॉर्म्स क्यों जरूरी थे। ये कहते हैं कि देखिए, क्रिकेट को पैशन की तरह इस्तेमाल किया जाता है। क्रिकेट इज पैशन एंड मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वॉच द क्रिकेट इन आवर इंडिया, सो वाई दैट्स वाई इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट टू ब्रिंग द रिफॉर्म्स इन द BCCI। तो फिर ये कहते हैं कि देखिए, रिफॉर्म्स जिस प्रकार के आए, ये कहते हैं कि हमारा देश 29 स्टेट्स हैं हमारे देश में, और कुछ स्टेट्स तो ऐसे हैं, 10 स्टेट्स ऐसे थे जिनका वोट भी नहीं था। आप नेशनल टीम को चुन रहे हो लेकिन स्टेट का वोट नहीं है, और कई स्टेट के 3-3 वोट थे। महाराष्ट्र के 3 वोट थे, गुजरात के 2 वोट थे BCCI के अंदर में, और सर्विसेज के भी वोट थे, रेलवे का भी वोट था, लेकिन स्टेट का वोट नहीं था, इसलिए चेंज लाने की आवश्यकता थी। फिर ये कहते हैं कि देखिए, जब इनसे पूछा जाता है कि आपने पॉलिटिशियंस को नहीं बाहर रखा, जबकि ब्यूरोक्रेट्स और जो मिनिस्टर्स हैं उन पे आपने रोक लगा दी कि वो BCCI में पद ग्रहण नहीं कर सकते। तो इनका कहना है कि देखिए, पॉलिटिशियन को आप अलग कर ही नहीं सकते, पॉलिटिशियन की कोई संज्ञा है ही नहीं, क्योंकि पॉलिटिशियन तो पॉलिटिशियन है ना, वो मतलब काइंड ऑफ उन्होंने अगर कोई पोस्ट नहीं ले रखी है किसी पॉलिटिशियन ने, तो कैसे हम भेदभाव कर सकते हैं। और दूसरी जो बात आती है NJC की, इस मुद्दे पर ये कहते हैं कि देखिए, बात ये सही है कि इसमें काफ़ी लेकुनास हैं, इसीलिए जब NJC को निरस्त किया था 2015 में, तो जुडिशरी ने कहा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट को आप जो है वो मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर बनाइए, और कोलिजियम में हम ट्रांसपेरेंसी लेकर आते हैं। और एक तरह से जब इनसे पूछा गया कि ट्रांसपेरेंसी की आवश्यकता है, तो ये कहते हैं बिल्कुल है, ट्रांसपेरेंसी की आवश्यकता जुडिशरी में काफ़ी ज़्यादा। फिर ये वुमन की बात करते हैं। आप सोच के देखिए, वुमन कितनी कम है इसमें जुडिशरी में। सुप्रीम कोर्ट में मुश्किल से शायद
1 या 2 होंगी जो वुमेन जस्टिस है, मतलब मुझे पूरा आंकड़ा नहीं पता, लेकिन आप चेक करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा एक, ज़्यादा मैक्सिमम 3 मिलेगी, 3 नहीं मिलेगी मुझे पता है वैसे, लेकिन अगर मैक्सिमम देखो तो इतना ही है वुमेन जज है जो हमारी सुप्रीम कोर्ट के अंदर में। अब ये सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि देखिए कोलिजियम से अपॉइंटमेंट होती है तो इतना कम होते हैं, मतलब जो वुमेन अपॉइंटमेंट है जुडिशरी के अंदर में काफ़ी कम होती है। तो इनसे पूछा गया तो इन्होंने रिप्लाई किया कि देखिए हम चुने कहाँ से, जब हाई कोर्ट में ही नहीं आएंगी तो, या फिर जो लोअर जुडिशरी है वहाँ पे ही अगर वुमेन नहीं आएंगी तो कैसे हम उनको चुनेंगे, एक काइंड ऑफ हमारे लिए ऑप्शन ही काफ़ी कम है। तो देखिए बात यह है कि हाई कोर्ट में भी तो यही चुनते हैं, कोलिजियम सिस्टम ही तो चुनता है, कहीं ना कहीं वुमेन की एम्पावरमेंट की काफ़ी आवश्यकता है जुडिशरी के अंदर में। नेशनल एंथम जो कंपलसरी कर दिया गया है पीवीआर में, इस मुद्दे पर ये कहते हैं कि अगर मैं होता तो इस मुद्दे पर कुछ नहीं करता, काइंड ऑफ दखल है ये सिविल लिबर्टीज़ का। और ये कहते हैं ये सिर्फ इंटरिम जो था वो डिसीजन था सुप्रीम कोर्ट का, और जब फाइनल डिसीजन इस बात पे लिया जाएगा तो उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट अपने उस फैसले को चेंज कर देगा। समझ गए? तो इस तरह का व्यू आप लिख सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट व्यू है देखो ये नेशनल एंथम पे। अब जब भी नेशनल एंथम की बात आती है तो आप इस व्यू को आर.एम. लोधा से जोड़ के दे सकते हो। जैसे इवन हमारे जो फॉर्मर चीफ जस्टिस हैं वो भी कहते हैं कि ये सिविल लिबर्टीज का उल्लंघन है और सुप्रीम कोर्ट को इसे चेंज कर दिया जाना चाहिए। तो एक हमें व्यू मिल गया, काइंड ऑफ एक सिंपल कहावत वो है ना, दूसरे के कंधे पर रख के बंदूक चलाना। हम ये कंट्रोवर्शियल अगर अब लिख सकते हैं पेपर में, क्योंकि अब ये हमारा व्यू नहीं होगा, अब ये व्यू होगा उनका, और उनके कंधे पे रख के हम अपना पॉइंट दे सकते हैं। इस तरह की बातें आप हमेशा याद रखना, अपने रूप से कोई जो बिल्कुल कंट्रोवर्शियल बात है वो मत कहना पेपर में। समझ गए? अब चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। रवांडा एक देश है अफ्रीका का, यहाँ पे देखिए छोटा सा रवांडा है ये, कोंगो और तंजानिया, और यहाँ पे देखिए जो ऑरेंज कलर का है, अब हालांकि ब्लू कलर का हो गया है, मैंने इसको ब्लू बना दिया है। देखिए रवांडा में 1994 में एक जीनोसाइड हुआ। 2 कम्युनिटी हैं वहाँ पे, यहाँ पे देखते हैं, मैं मतलब इसमें 2 कम्युनिटी है वहाँ पे, एक है हुतू और एक है तुत्सी। अब देखिए वहाँ पे हुतू कम्युनिटी की गवर्नमेंट आ गई थी। हुतू कम्युनिटी ने, दोनों के बीच में लड़ाई चलती थी हुतू और तुत्सी के बीच में। हुतू गवर्नमेंट ने तुत्सी का नरसंहार करना स्टार्ट कर दिया। 8 लाख लोग मारे गए तुत्सी कम्युनिटी के, एक जीनोसाइड हुआ, उसी से रिलेटेड ये बस आपको इतना पता होना चाहिए। और थोड़ा सा जो आप ये देख लीजिए, बाकी तो बिल्कुल बेसिक सी इंफॉर्मेशन है। 3 तरह की कम्युनिटीज हैं इनमें, हुतू, तुत्सी और तवा। तवा का इनके साथ में गठबंधन हो गया था तुत्सी के साथ में। ये किस लिए बता रहा हूँ मैं, क्योंकि देखिए बार बार न्यूज़ आती है ये रवांडा की, और रवांडा की न्यूज़ आती है ना तो ये पूछ सकते हैं वो, ट्राइब्स मैच करवा सकते हैं यूपीएससी वाले प्री में कि इनको मैच करवाइए आप, हुतू बताइए कौन से देश में है, फिर कुछ ऐसा जोड़ देंगे वो। क्योंकि जीसी लियोंग में आपने देखा हो तो काफ़ी सारी ट्राइब्स उसमें भी आती हैं, कौन कौन सी, कालारी ट्राइब कहाँ है, वो साउथ अफ्रीका के डेजर्ट में है, अफ्रीका के मसाई पीपल कहाँ है। तो इस प्रकार के जो बेसिक ट्राइब्स हैं ना वर्ल्ड के, वो भी हमें पता होना चाहिए कहाँ कहाँ है ये, और थोड़ा हमें इसका भी पता होना चाहिए। 100 दिनों तक ये नरसंहार चला था, अप्रैल 7 से लेके कितने लोग इसमें मारे गए थे, बाद में रुका कब था। यूँ कहते हैं कि 20% पॉपुलेशन ख़त्म हो गई थी इनकी, रवांडा की, उस नरसंहार में 1994 में। और जो तुत्सी लोग थे इनके तो 70% लोग मारे गए थे, तुत्सी कम्युनिटी के। तो भयंकर नरसंहार हुआ था ये, थोड़ा सा पता होना चाहिए बस। अगला जो आर्टिकल है वो दैनिक ट्रिब्यून का है। दैनिक ट्रिब्यून का आर्टिकल ये कहते हैं कि देखिए अब सुप्रीम कोर्ट ने गूगल को कहा था कि जिस प्रकार से वुमन और चाइल्ड के खिलाफ में सेक्सुअल मटेरियल शेयर किया जाता है इंटरनेट पे, उसको रोकने के लिए आप कमेटी बनाइए। तो गूगल ने कहा कि देखिए इस प्रकार की कमेटी बनाना एक लेवल के बाद में मुमकिन नहीं है, क्योंकि कब कौन कैसे इस प्रकार का मटेरियल शेयर कर दे पता नहीं लग सकता, काफ़ी देर बाद पता लगता है जब यूजर्स उस बात को बताते हैं हमें। तो क्योंकि देखिए जो इंटरनेट है वो तो बॉटमलेस एंड बॉर्डरलेस सी है, इसका जो दायरा है वो बहुत बड़ा है, हर एक चीज़ को मॉनिटर नहीं किया जा सकता, इतना बड़ा वो नेटवर्किंग अब हो चुकी है। अब दूसरा देखिए सर्वर भी तो देखिए ना, अब इतने सारे देश हैं और उसमें कहाँ कहाँ सर्वर हो, तो उसको उठाना आसान नहीं है। अब एक बात यहाँ पे देखिए, अब अमेरिका की कोई भी मूवी रिलीज होती है, हमारी तो छोड़ दीजिए बॉलीवुड की, इवन यूएस के पास में इतनी पावर है, इतनी टेक्नोलॉजी है, अब भी यूएस की कोई नए नए सॉफ्टवेयर्स आते हैं या फिर नई नई जो मूवीज़ आती हैं वो टोरेंट पे मिलती है अगले ही दिन। आजकल टोरेंट का नाम बदल गया, पायरेट्स बे हो गया, वहाँ पे मिलती है। जब अमेरिका जैसे देश इस चीज़ पर रोक नहीं लगा पाए तो हमारे जैसे देश कैसे रोक लगा पाएंगे? यही बात झलकती है गूगल ने जो आंसर दिया है सुप्रीम कोर्ट को। ये कहते हैं कि देखिए मुमकिन नहीं है ऐसा एक लेवल के बाद में ये फिर आर्टिकल अपनी डायरेक्शन चेंज करता है। ये कहता है कि देखिए आज जो एज है बदल रही है, काफ़ी जो थ्रेट है
काफ़ी वर्चुअल हो गई है, लेकिन अब यहाँ पे भी संभलने की जरूरत है। और काफ़ी नए नए तरह के क्राइम्स, थेफ्ट, एस्पिनोज और टेरर, ये सब देखने को मिलते हैं। प्रोसीजर फॉलो होना चाहिए। और डिजिटल वर्ल्ड का जो ज़माना है, कंप्यूटर लिटरेसी से ज़्यादा अब इस चीज़ की ज़रूरत है कि कैसे अपने आप को सेफ रखा जाए इस पूरे से सोशल मीडिया के दायरे में, और कैसे अपने आप को एक प्रकार से टेम्परामेंट दिखाई जाए इस पूरे सोशल मीडिया में। क्योंकि देखिए ये उस चीज़ से रिलेटेड है। अभी हाल फिलहाल में आपने वो भी देखा होगा, गुरमेहर जो थी, रामजस कॉलेज की स्टूडेंट थी, उन पर भी काफ़ी रेप वगैरह के जो थ्रेट्स आए थे। तो उस कंटेक्स्ट में ये है जो आर्टिकल है, थोड़ा अलग भी कंटेक्स्ट है वैसे इसका। तो आगे देखिए यही कहते हैं कि 21वीं शताब्दी है, 21वीं शताब्दी में ऐसी ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं जिसको हमारे पेरेंट्स ने देखा भी नहीं था, और बच्चे इसे देखते हैं और उस प्रकार से उन बच्चों पर इसका प्रभाव पड़ता है। और इंटरपर्सनल जो रिलेशंस हैं वो भी अपने आप में नया फॉर्म ले रहे हैं। तो ये पूरा आर्टिकल है, इसको हम यूज कर सकते हैं। तो आज की डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।